लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में एक बड़ी बैठक कल हो चुकी है। काफी नामों पर चर्चा हो चुकी है और तय हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की आधी सीटों पर कौन लड़ेगा और जल्द ही ये लिस्ट सामने आ सकती है। तो आज इस जो संभावित लिस्ट है इस पर चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में किन बड़े नामों पर मुहर लग गई है और किन बड़े नामों के टिकट कट सकते हैं। इसके अलावा जानेंगे कि बीजेपी ने अपने सहयोगियों के हिस्से कितनी सीटें छोड़ी हैं। ओम प्रकाश राजभर, निषाद पार्टी, इसके अलावा आरएलडी के हिस्से और अपना दल के हिस्से कितनी सीटें आई और इस सहयोगी दल जो सीटें आई हैं उससे कितना खुश हैं। इसके अलावा एक और बड़ी चर्चा आजकल हो रही है कि मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनके बड़े दौरे लग रहे हैं उत्तर प्रदेश के। क्या वो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ ही जानेंगे कि क्या कैबिनेट विस्तार जो उत्तर प्रदेश का काफ़ी समय से लटका हुआ है वो हो सकता है। ओम प्रकाश राजभर का इंतजार क्या खत्म होने वाला है। इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं लखनऊ से हमारे वरिष्ठ साथी पंकज जी, रोजाना की तरह। और पंकज जी के जस्ट पीछे आज उत्तर प्रदेश का नक्शा भी नजर आ रहा है, तो माहौल एकदम सही है। पंकज जी, शुरुआत लिस्ट से कर लेते हैं। जो बड़ी चर्चा है कि लिस्ट आने वाली है, किसी वक्त जारी हो जाएगी। और पंकज जी ने आज हमसे पहले बातचीत के ये प्रॉमिस किया है कि जो तयशुदा नाम हैं, जैसे कि बनारस से, वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ेंगे, लखनऊ से राजनाथ सिंह लड़ेंगे, इस तरह की बातों पर वो नहीं पड़ेंगे। वो कुछ और अंदर की बात बताएंगे कि कहाँ से टिकट बड़े लोगों के कट सकते हैं, तो कुछ ऐसे नाम बताएंगे। तो पंकज जी, क्या कुछ चर्चा है? देखिए, देर रात क्या आप तो कह सकते हैं कि सवेरे तक बैठक हुई, 3:30 बजे ये मीटिंग खत्म हुई है और बड़े नामों पर चर्चा हुई, खूब माथापच्ची हुई है। और मैं ये नहीं कहूंगा कि बनारस से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ेंगे, लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनाव लड़ेंगे, ये हर आदमी सोशल मीडिया पर लिखे जा रहा है। जी मैं आपको बताऊं कि बीजेपी का मामला इतना गोपनीय होता है। एक वो कानून है ना, ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट, गोपनीयता बरतने वाला। मुझे जी लगता है इसकी शपथ सबसे पहले बीजेपी के नेताओं को दिलाई जाती, वो वाली बीजेपी नहीं जो अटल आडवाणी वाली थी, जहां सब कुछ पता चल जाता था। जी यहाँ तो आप यकीन मानिए, मैं आपसे बात करने से 2-3 मिनट पहले 2 कैबिनेट मंत्रियों का फोन आया और दोनों ने एक एक लोकसभा सीट के बारे में पूछा, कुछ पता चला क्या? मैंने कहा, अरे भाई, आप लोगों के तो इतने अच्छे मित्र हैं, सब लोग जो उस बैठक में मौजूद थे, पूछ लीजिए ना। ये हाल है। और फोन पर तो कोई बात नहीं करता, और जितने लोग गए वो अभी दिल्ली में ही जमे हुए हैं। फोन पे बात करने में बहुत परेशानी है। अगर आप किसी के सामने बैठ जाइए तो शायद छन के छन्ने में से कुछ मिल जाएगा, तो कुछ हिस्से अमृत हमें भी मिल जाएगा। बड़ा जी मुश्किल है, सवेरे से जद्दोजहद में जुटा था। 2-3 चीजें मोटे तौर पर बताऊंगा कि अभी जो लिस्ट आएगी, जिसकी बात की चर्चा हो रही है कि बीजेपी किसी भी वक्त हिंदुस्तान के 100 से भी अधिक अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। उसमें से यूपी के कोटे के भी होंगे, क्योंकि यूपी में लोकसभा की 80 सीटें, तो सबसे बड़ा जो है यहीं पर है। तो उसमें यह कहा जा रहा है, जो मेरी बात हुई थी, मैं नाम भी बता ही चलता हूं, क्या छुपाना है इसमें। जी यूपी के जो प्रभारी हैं बैजंत पंडा हैं, जी और उड़ीसा से ही आते हैं, और उड़ीसा में मुझे भी काम करने का मौका मिला, थोड़ा सा कंफर्ट जोन बन जाता है। जी तो उन्होंने कहा कि शुरुआत में जो लिस्ट आएगी उसमें अधिकतर नाम वही होंगे जो हारी हुई सीटों के हैं। और पिछले चुनाव में आप जानते हैं कि 14 सीटें बीजेपी ने हारी थी, तो जी उनके नाम के अनाउंसमेंट हुए। दिलचस्प नाम जैसा एक मैं बताऊंगा, वो है गाजियाबाद से, जो मुझे जी जानकारी मिली है। और हम ये नहीं कहेंगे कि वो लड़ेंगे, सकते हैं, क्योंकि बीजेपी में आखिरी सत्य सिर्फ 2 ही के पास होता है। बिल्कुल। नाम लेने की जरूरत भी नहीं है, इसीलिए हम सत्य में ही चलेंगे तो बेहतर है, हम दोनों की जान बची और वैसे रहेगी। भी सूत्रों तो को मैं फेल करने में भारतीय जनता पार्टी बहुत माहिर हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो ये कहा जाता है, जिसके नाम की चल जाती है ना चर्चा, वो पहले किनारे कर दिए जाते जी हैं। ऐसा जी कई बार देखने को मिला भी है। कौन जानता था कि मोहन यादव मध्य प्रदेश से निकलेंगे और भजन लाल जी निकलेंगे आपको राजस्थान से। बिल्कुल। तो गाजियाबाद के बारे में पता चला है कि जनरल वीके सिंह, जो कि मोदी सरकार में मंत्री भी है और वहां से सांसद है, और गाजियाबाद मतलब कहा जाता है सेफेस्ट सीट अगर कह सकते हैं बीजेपी जी की। आज के दौर की बात नहीं कह रहा हूं, जब मोदी और अमित शाह का युग नहीं था तब भी वो सेफ सीट मानी जाती थी। वहां से इस बार अरुण सिंह, जो राज्यसभा के सांसद भी हैं, पहले वो मथुरा से चुनाव लड़ना चाहते थे, इस बार उनको गाजियाबाद से उतारा जा सकता है। अभी मैं जी कह रहा हूं सकता है। वैसे ही बलिया को लेकर लोगों के बीच में बड़ी दिलचस्पी है। जी तो बलिया से वीरेंद्र सिंह मस्त सांसद हैं, भदोही से भी रहे हैं, लड़ाके नेता माने जाते रहे हैं और खूब लॉबिंग भी कर रहे हैं। नीरज शेखर है, पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के बेटे, जी पहले समाजवादी पार्टी में सांसद हुआ करते थे। जी ये
सुरेंद्र नागर और अभी अभी जो बने हैं संजय सेठ, ये तीनों एक साथ चले आए थे बीजेपी। तो सुरेंद्र नागर और नीरज शेखर को तो दोबारा मिल गया था मौका राज्यसभा का। नीरज शेखर राज्यसभा के सांसद भी हैं। मुझे याद है 2019 में वो लड़ना चाहते थे चुनाव, समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला तो भाजपा चले आए थे। भाजपा में देखिए बल्ले बल्ले, ये कहा जा रहा है कि बलिया से उन्हें चुनाव लड़ाया जा सकता है, यानी वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कट सकता है। तीसरी जो एक बड़ी बात मैं आपसे साझा करना चाहूंगा, मोहनलालगंज एक सुरक्षित लोकसभा सीट है, लखनऊ से बगल में है। कौशल किशोर यहाँ से सांसद भी हैं और मोदी सरकार में मंत्री भी हैं। बड़ी जोर आजमाइश लगी थी, क्योंकि ये भी सेफ सीट हो गई है बदले हुए हालात में। तो यहां से बहुत सारे लोग लगे हुए थे, पार्टी के अंदर भी और पार्टी के बाहर भी। पार्टी के बाहर की जब मैं बात करूंगा तो समाजवादी पार्टी के एक नेता है इंद्रजीत सरोज जी, जिनके बारे में बहुत हल्ला उठा था कि अभी राज्यसभा में ये पाला बदल सकते हैं, और पाला उन्होंने बदला नहीं। और ये पासी डोमिनेटेड सीट है मोहनलालगंज। बीजेपी के अंदर भी लोग चाह रहे थे, बाहर भी लोग चाह रहे थे, ऐसी चर्चा थी। और उनके समधी हैं रामचंद्र प्रधान, इंद्रजीत सरोज के, जो भारतीय जनता पार्टी में एमएलसी भी हैं। तो ये हो रहा था कि इंद्रजीत सरोज को या उनके बेटे को यहां से फिट किया जा सकता है। बीजेपी के अंदर भी एक जबरदस्त लॉबी कौशल किशोर को अपदस्थ करने की थी, लेकिन कौशल किशोर को आशीर्वाद मिल गया है, वरदान या अभयदान जो भी कह लें, वो मिल चुका है। तो कौशल किशोर इस सीट से लड़ेंगे। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सीट है अयोध्या जी। जैसे याद करिए 2022 के विधानसभा चुनाव में कितनी चर्चा थी, अयोध्या से कोई आएगा, वीर वहां का आएगा, कोई नया नाम आएगा। और लोकसभा को लेकर पंकज जी यही कहा जा रहा है कोई बड़ा नाम होगा, बड़ा नाम होगा। हाँ, मतलब अयोध्या से कुछ लोग तो योगी आदित्यनाथ को भी चुनाव लड़ाने पर आ गए थे विधानसभा से। तो वो उस अयोध्या को लेकर ये हो रहा है कि भाई अब राम मंदिर सबसे बड़ा एजेंडा है बीजेपी का। खुद प्रधानमंत्री कह चुके हैं, अमित शाह कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं कि हमारे आज की तारीख में सबसे बड़ी ताकत है। तो ये चर्चा थी कि अयोध्या से किसी बड़े उम्मीदवार को उतारा जा सकता है। कुछ लोग, कुछ पुराने फिल्मी स्टार, पता नहीं क्रिकेट स्टार, क्या चर्चा थी। मेरी अपनी जो जानकारी है, ये मेरी अपनी जानकारी इसीलिए चूंकि उस बैठक में मौजूद नेताओं ने बताया है कि लल्लू सिंह जो अभी सांसद हैं, उनको फिर से एक बार आशीर्वाद मिलने वाला है। ऊपर से जो केंद्रीय नेतृत्व है उनका आशीर्वाद मिलने वाला है। एक और सीट बताऊंगा, उसके बाद कहानी का एंड कर दूंगा, क्योंकि आगे मामला फंसने वाला हो सकता है। जी जी जी। कानपुर लोकसभा सीट, हमारे घर की बात कर रहे हैं आप, कानपुर की, अच्छी बात है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो आप कानपुरिया हैं, तुम्हें सोचा इस पर चर्चा कर ली जाए। ये बहुत अच्छा चुनाव किया आपने आज। कानपुर का खेल भी बड़ा निराला है। वहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में जो चल रहा है वो तो चल ही रहा। आपने सुना होगा समाजवादी पार्टी वाले विधायक को लड़ाया जा सकता है अगर कांग्रेस को मिलता है, अमिताभ वाजपेयी को। अमिताभ वाजपेयी का नाम चल रहा है। हाँ, फिर कांग्रेस वाले कह रहे हैं कुछ सीट मिल गई, अब कांग्रेस से कौन लड़ेगा, तो वहां भी मारामारी मची हुई। कांग्रेस में अजय कपूर, बीजेपी से बहुत सारे नाम चल रहे हैं वहां पे। कभी वो कांग्रेस का गढ़ भी हुआ करता था। तो यहाँ पे क्या है कि आप याद करिए, पिछले में लोकसभा चुनाव में जो था वो मुरली मनोहर जोशी जी यहाँ से सांसद चुने गए थे। बनारस जब प्रधानमंत्री जी चले गए तो यहाँ शिफ्ट हो गए थे। फिर सत्यदेव पचौरी जी जो हैं वो यहाँ से सांसद हो गए। सत्यदेव पचौरी उम्र के लिहाज से ये माना जा रहा है कि उनके बदले में किसी और को टिकट मिल सकता है। अब जो कहा जा रहा है वो आखिरी वक्त पे बदल जाए तो भगवान जाने, भैया मैं हाथ जोड़ के माफी मांग ले रहा हूँ अभी। लेकिन मुझे जो बताया गया है उसमें ये है कि दिनेश शर्मा जी का नाम सुना होगा आपने, यूपी के डिप्टी सीएम भी रहे और कुछ ही दिन पहले तो कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के सांसद बने हैं, बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी। उनके बारे में एक चीज बड़ी कही जाती है, वो छात्र जीवन से लाल बत्ती में घूमते रहे। जब अटल जी प्रधानमंत्री थे तब भी वो पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष थे, तो लाल बत्ती मिलती थी। फिर मेयर बने, तो मतलब कहते हैं कि उन पर ऊपर वाले की बड़ी असीम कृपा है। तो ये मुझे बताया गया है कि कानपुर से, चूंकि ब्राह्मण को लड़ाना है, सब सामाजिक समीकरण के हिसाब से ये सब गोटियां सेट की जाती हैं। जोशी जी हो, पचौरी जी हो, और या अब आने वाले दिनेश शर्मा जी हो, तो उनको कानपुर भेजा जा सकता है, वो भी राज्यसभा सांसद हो। तो इस तरीके से बड़ी चर्चा दिनेश शर्मा को लेकर मैं भी काफी वक्त से सुन रहा था पंकज जी, और क्योंकि उनके कानपुर के दौरे भी लगातार होते रहते हैं, कानपुर वो आते जाते भी रहे हैं पिछले कुछ समय से। हाँ, वो घूमते फिरते खूब रहे, बनारस भी जाते आते रहे, लेकिन अब बीजेपी में कोई कह नहीं सकता। तो ये मैं सोचा आपसे कि साझा करूं कि ये जो लिस्ट आने वाली है
बाद बाकी कई सीटें जैसे सहारनपुर से चर्चा थी कि पिछली बार राघव लखनपाल हार गए थे, इमरान मसूद फिर से आ गए, बड़े मजबूत उम्मीदवार हैं, लड़ाके हैं, 6 लाख वोट का उन्होंने अपना एक बेंचमार्क फिट किया है। लेकिन जी मुझे जो बताया गया राघव लखनपाल ही सहारनपुर से चुनाव लड़ेंगे। मुजफ्फरनगर से सब जानते हैं कि संजीव बालियानी लड़ेंगे, तो बताने की कोई जरूरत नहीं है। जी एक चीज मैं चाहता था चर्चा कर लेना, चूंकि उनके पीछे भी जबरदस्त लॉबी उनके खिलाफ लगी हुई थी कि इस बार अलीगढ़ से सतीश गौतम को टिकट ना मिले। वो अच्छा, उनकी कुछ सोशल मीडिया पर उनके कुछ वीडियो भी वायरल कराए गए थे। वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं जी और ब्राह्मणों में कुछ गोत्र का लफड़ा है कि उनके गोत्र के यानी गौतम के ब्राह्मण वहां बहुत कम है, दूसरी कोटि के जो ब्राह्मण है वो अधिक है, तो उनकी दावेदारी अधिक बनती है। ये वहां तर्क वर्क दिया गया था और उनकी दावेदारी को कमजोर करने की कोशिशें हुई थी। मुझे जो पता चला है कि जी अलीगढ़ से एक बार फिर से सतीश गौतम ही चुनाव लड़ेंगे, ये बताया गया है। जी। बाकी तो जैसा कि पंकज जी ने कहा कि जब लिस्ट आ जाए तभी मानने वाला है, बाकी सूत्रों को फिल करने में पार्टी का अपना रिकॉर्ड रहा है, इसलिए ज़्यादा विस्तार से हर सीट पर जाकर बात करना ठीक भी नहीं है। बाकी पंकज जी के पास कुछ और जानकारी आएगी तो आगे वो बताते रहेंगे, इसमें वो चूकते नहीं। जब उनको पंकज जी की खासियत यही है कि जब उनके पास पुष्टि मजबूत जानकारी होती है तभी वो खुलते हैं, नहीं तो कहते हैं कि ठीक है रहने देते हैं। पंकज जी अगले नहीं मुद्दे नहीं पे तो चलते फिर हैं। जी 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 जी, नहीं तो क्लीन बोल्ड होने का खतरा रहता है ना जी बिल्कुल। फिर हमको और अगला, आपको सुनेगा कौन। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगला मुद्दा, जो सहयोगी दल हैं भारतीय जनता पार्टी के, ओम प्रकाश राजभर हों या फिर निषाद पार्टी वाले संजय निषाद हों या आरएलडी जो नई सहयोगी बने हैं जयंत चौधरी हों, इन सबके हिस्से क्या सीटें आ रही हैं? सोशल मीडिया पर तमाम चर्चा चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी 74 सीटों पर लड़ेगी और 6 सीटें सहयोगी दलों को देगी। कितनी हकीकत है पंकज जी इस बात में? मुझे लगता है फार्मूला तय हो गया है, क्योंकि कल जब बैठक हो रही थी तो जिसमें जब बीजेपी के कोटे की बात हो रही थी तो सामने वाले को कितना छोड़ना है जिस पर चर्चा नहीं होनी है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं, मैं आज बात मेरी घोसी में हो रही थी। पिछली बार ये बीएसपी के अतुल सिंह वहां से चुनाव जीते थे, तो पता लगा, आप याद करिए, बीजेपी ने कई लोकसभा क्षेत्रों में ना 1 महीना पहले ही, 20 दिन पहले ही अपने वो चुनाव कार्यालय होता है, एक सेंट्रलाइज इलेक्शन जी ऑफिस होता है, वो खुल गया है, घोसी में नहीं खुला। मैंने पूछा ऐसा क्यों हो गया भाई, तो घोसी को पड़ गया ओम प्रकाश राजभर के खाते में, तो वहां बीजेपी अपना चुनाव कार्यालय क्यों, अपना पियरिया बाबा जो है वो खोले अपना, और बीजेपी उनकी मदद करेगी। जी तो जिस तरीके से जानकारी मिली है कि बीजेपी के लोग ना बहुत आराम से खिचड़ी खाते हैं, गरम गरम नहीं खाते हैं, पकाते जी हैं उसको, उतनी ही टाइम लगाते हैं और फिर प्लेट में भी उतनी ही देर रहने देते हैं। सबकी सुन ली ओम प्रकाश राजभर, जब एनडीए का गठबंधन हुआ था, याद करिए उनके बयान आए थे जी कि एक सीट हमको मिल गया है, दूसरे की भी बातचीत चल रही है, प्रधानमंत्री से हम तीसरे के लिए बात करेंगे। मिला क्या आपको? मिला एक सीट। एक सीट। इसी तरीके से अपना दल के बारे में एक चीज कहना चाहूंगा, बहुत ट्रस्टेड एलाइज है बीजेपी जी की। कभी आपने अपना दल की नेता अनुप्रिया पटेल या पार्टी के किसी और विधायक के बारे में कभी आपने कुछ बोलते सुना है क्या? कभी नहीं सुना बिल्कुल होगा। बिल्कुल नहीं। जब अनुप्रिया पटेल कुछ समय के लिए मोदी सरकार में मंत्री नहीं भी थी, तब भी उन्होंने कोई शिकवा की, ना कोई शिकायत की। आप गौर करिएगा, जी इवन यूपी सरकार में जब मंत्री में नहीं थे तब भी कुछ नहीं बोला। मतलब एक भरोसेमंद साथी के तौर पे देखे जाते हैं। 2014 से लेकर अब तक उनकी डिमांड भी शुरुआत हुई थी 5 सीटों से, ऐसी ऑफिशियल डिमांड नहीं। जी चर्चा में बात आती है ना, अपने कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक होती है तो 5 सीट लड़ना चाहिए भाई, जी हमारे 13 विधायक हो गए हैं, तो अब पार्टी बढ़ रही है। और सोचिए ना, आप याद करिए, चित्रकूट में माणिकपुर की विधानसभा मिल गई है, जी अपना दल को रामपुर में स्वार टांडा मिल गई। विस्तार जी देखिए, पूर्वांचल में प्रतापगढ़ और ये सब मिर्जापुर वाली पार्टी, सोनभद्र वाली, उधर रामपुर तक मार कर दी, तो ये हुआ कि 5 सीटें मांगी जाए, लेकिन मिली है 2 सीटें जो पहले थी। जी सोनभद्र सुरक्षित सीट और मिर्जापुर, जहां से अनुप्रिया पटेल चुनाव लड़ती हैं। एक बात और भी जानकारी दूंगा कि मिर्जापुर का चुनाव इंटरेस्टिंग होगा, किसी और वजहों से बाद में बात करेंगे। तो ये 2 लोकसभा सीटें अपना दल के खाते में गई है। जी आरएलडी की भी डिमांड जो है, आरएलडी को देखिए, अखिलेश यादव ने 7 सीटें दी थी, उसमें यह तय हुआ था कि 1-2 सीटों पर हमारे उम्मीदवार को आप अपने निशान पर लड़ा दीजिएगा। पहले भी गठबंधन में होता रहा, कहां वहां 7, यहाँ बात कर रहे थे 5, मिला आपको 2, दो। वो भी आपकी पूरी पसंद की नहीं मिली है। अभी जी भी बातचीत चल रही थी, आज औपचारिक ऐलान होगा, तो मुझे लगता है बातचीत फाइनल हो गई होगी, ऐसा मैं कौन मानता सी हूं। 2 सीटें हैं एक तो पंकज जी, क्या इसकी कुछ जानकारी है? हाँ, ये कहा जा रहा है बागपत, जो इस परिवार की और आरएलडी की गढ़ मानी जाती है, बागपत, चौधरी अजीत सिंह और उससे पहले चौधरी चरण सिंह वाली जो सीट है, तो उस बागपत को मिल रहा है और बिजनौर इनको मिल रहा है। जी 2 लोकसभा सीटें इनको मिल रही हैं। और जैसा मैंने कहा, ओम प्रकाश राजभर को 1 सीट मिल रही है,
और संजय निषाद के मामले में देखिए कि उनके पास अभी तक कोई अपना लोकसभा सीट नहीं था। उनके जी बेटे हैं प्रवीण निषाद, जी। वो संत कबीर नगर से बीजेपी के सांसद है, जो कि कमल छाप पर निशान पर चुनाव जीते हैं। जी इस बार वो अपने मतलब संजय निषाद की जो पार्टी है ना, राष्ट्रीय निषाद पार्टी, जी। उसके सिंबल पर वो संत कबीर नगर से अपने बेटे को लड़ाएंगे, यानी उनके हिस्से में एक। तो कुल 6 सीटें एलाइज को यानी सहयोगी दलों को मिली है। बाद बाकी सीटों पर बीजेपी खुद 74 पे लड़ेगी। संतुष्ट हैं, खुश हैं? कोई विरोध की बात, कोई आवाज तो नहीं उठ रही? क्योंकि सीटों की डिमांड तो ज्यादा थी, सब 2-1 में निपटा दिए गए हैं। नहीं 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 नहीं, कहाँ शिकायत कर रहे हैं, कहाँ दिक्कत है? कोई विकल्प भी तो नहीं बचा है। ऑलरेडी अभी समाजवादी पार्टी से निकल के आए हैं, अब जाएंगे कहाँ भैया? एक ही रास्ता बचा है। ओम प्रकाश राजभर यहाँ भी रहे वहां भी रहे, अब जाएंगे कहाँ? संजय निषाद भी समाजवादी पार्टी का मजा चख चुके हैं। आपको याद होगा गोरखपुर बाई इलेक्शन से ही वो जी समाजवादी पार्टी के साथ आए, तो उनके पास कोई विकल्प नहीं बचता। और अपना दल ने एक मन बना लिया, मुझे रहना यही है। जी। तो 6 का 6 मामला अब फिट है। बिल्कुल, मामला फिट होने की बात आप कह रहे हैं, तो उसके लिए एक समीकरण और बैठाया जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार। कहा जा रहा है ओम प्रकाश राजभर, आरएलडी, इन लोग को जो वादा, जो प्रॉमिस था मंत्री पद का, वो पूरा हो सकता है। आज योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री से कल मिल के लौटे हैं, तो आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मिल के भी आए। क्या माना जाए, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है? बड़ी गजब है यहाँ पे लखनऊ में। जब वो राज्यपाल से मिलने चले जाते हैं ना सौरभ जी, जी, योगी जी मिलने चले जाते हैं, तब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाता है। कितनी बार हो बिल्कुल। चुका होगा। वो कहानी सुनिए ना, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा। एक दिन बार बार होता था, एक बार शिकारी आ भी गया, जाल बिछ गया और फंस भी गए, तो कुछ ऐसा ही मामला होता था। जी मतलब दशहरा, दिवाली, खिचड़ी, 14 जनवरी, 15 जनवरी, ना जाने कितनी तारीखें आई, लेकिन अब मामला बिल्कुल तय हो चुका है। और लोकसभा चुनाव से पहले अपने लोगों को साथ लेना, और चूंकि सबके मन में उम्मीद होती है, इच्छाएं होती है, हो भी क्यों नहीं, राजनीति में आता है तो कुछ ना कुछ चाहिए भी भाई। तो ओम प्रकाश राजभर तो कहने में कभी कोताही नहीं बरतते हैं। उनके जो मन में होता है वही जुबान पे होती है। तो कई तारीखें दे चुके थे, कह भी चुके हैं वो कि भैया आचार संहिता लगने नहीं देंगे जब तक हमको मंत्रिमंडल में लिया नहीं जाएगा, मंत्री नहीं बन जाते। जी तो आचार संहिता लगने से पहले उनके मन की मुराद पूरी होने वाली है। ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनने वाले हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। कुछ देर पहले योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की, उनको इसके बारे में जानकारी राज्यपाल दी से गई है। मुलाकात, जी राज्यपाल, हाँ, राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल 2 दिनों के लिए बाहर जा रही हैं आनंदीबेन पटेल जी, लौट के आएंगी तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। 5 मिनट का तो वक्त लगता है, राजभवन में हॉल में जी। कर लिया जाएगा। 2-2 मिनट में शपथ खत्म हो जाएगी। 4-5 लोगों को देने की बात है। एक जो है वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के हो गए। आरएलडी की डिमांड है 2 की। उनका ये कहना है कि भाई ना तो हमको लोकसभा सीट मिला ज्यादा, हमारे 9 विधायक भी हैं, तो कम से कम हमको कंपनसेट कर दिया जाए कि एक कैबिनेट मंत्री दे दीजिए, एक राज्य मंत्री। और इसी बहाने जयंत चौधरी वो जाट और गुजर का वो कराना चाहते हैं, एक सामाजिक समीकरण, जी कि भाई कॉम्बिनेशन की हम, जैसे राजपाल बालियान जाट हो गए तो इनको हम बना देते हैं कैबिनेट मंत्री। और चंदन चौधरी जो संजय चौहान पहले सांसद थे, उनके पिता, संजय चौहान के पिता नारायण चौहान भी सांसद थे, मतलब पुराना राजनीतिक परिवार है, जी मीरापुर से विधायक हैं चंदन चौहान, उनको राज्य बना दिया, जो बहुत यूथ हैं। जी। तो इस तरह का उनकी मांग की गई। अब क्या फैसला होता है देखना पड़ेगा। और बीजेपी से भी 2-3 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है, ऐसा कहा जा रहा है। उसमें आकाश सक्सेना जो रामपुर से, जिन्होंने की चुनाव जीता है, और जिस जी रामपुर के बारे में आजम खान का कहा जाता गढ़ था, उनके नाम की भी चर्चा है। 1-2 और नाम भी हैं जो चर्चा में है, जिसमें दारा सिंह चौहान का भी जिक्र आता है। देखिए कंफर्म एक बार हो जाए तो आपसे साझा कर लेंगे किनको किनको लाल बत्ती मिलने वाली। बिल्कुल, अब शपथ के दिन का इंतजार होगा, खास तौर पर ओम प्रकाश राजभर को। उनका इंतजार बहुत लंबा खिंचा है और बहुत दिन से वो लाल बत्ती के इंतजार में। देखिए कब इंतजार खत्म होता है, पर जो संकेत हैं वो यही है कि जल्द ये औपचारिकता पूरी हो सकती है। अब बढ़ते हैं पंकज जी अगले मुद्दे पर। यादव महासभा का जिक्र करते हैं और साथ ही जिक्र करते हैं मोहन यादव का, जिनके उत्तर प्रदेश के दौरे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अभी हाल में वो आजमगढ़ पहुंचे थे अखिलेश यादव के एक दूसरे गढ़ में, और अब लखनऊ पहुंच रहे हैं जहां पर एक यादव महासम्मेलन होना है। तो अब कयास लगाए जा रहे हैं पंकज जी कि क्या यादवों में सेंधमारी कर सकते हैं मोहन यादव? जी हाँ, बिल्कुल एक अभिनव तरह का प्रयोग है, और बीजेपी प्रयोग करती है और उसको लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाती है। वो जो नारायण है, मोदी है तो मुमकिन है। जी अब ये हो रहा है कि भाई लड़ाई लड़ी जाए सीधे बांध में घुस के, यानी अखिलेश यादव का जो सबसे बड़ा वोट बैंक है, यादव वोट बैंक, उसमें घुसते हैं, वही मार मचाते हैं। और उनके पास एक चीज ये भी है, इन लोगों ने एक सर्वे कराया है
खासतौर से यादव वोटरों का, उसमें बड़े चौंकाने वाली चीजें जो हमने रिपोर्ट के कुछ हिस्से हमको पढ़ने को मिले, उसमें यह है कि लोकसभा चुनाव में हो सकता है कि यादव वोट करें। उसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि कोई अखिलेश यादव तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार नहीं है। और ये सर्वे बिहार में भी हुआ, मैं आपको एक चीज बता दूं, यूपी और बिहार दोनों जगह सर्वे हुआ, वहां भी ये आया है कि तेजस्वी यादव तो कोई प्रधानमंत्री नहीं बन रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे में ऐसी कौन सी बात है, कोई कांटे तो लगे नहीं है, तो हम वहां दे सकते हैं। तो ये चीजें जो है, और यहीं से इन लोगों ने स्ट्राइक किया है। मोहन यादव मुख्यमंत्री हैं, लोग कहते थे कि पिछड़ों को नहीं देते हैं ये लोग, जो ब्राह्मण और बनिया की पार्टी बीजेपी पर लेवल लगते थे ना विपक्ष की तरफ से, जो मंडलवादी पार्टियां। अब मोहन यादव को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। आप देखिए, जो मैं कह रहा हूं ना कि उनके गढ़ में घुसकर आजमगढ़ में उन्होंने दौरा किया, हालांकि बैठक थी संगठनात्मक, लेकिन मैसेज आता है ना, ऑप्टिक्स, फोटो, वीडियो, इसी से तो बात बनती है। यादव समाज के लोग देखेंगे, यादव महासभा आजादी से पहले बनी थी, और यादव महासभा कहते हैं मुलायम सिंह की सबसे बड़ी ताकत हुआ करती थी। इस यादव महासभा में आपको बताऊं, हरमोहन सिंह यादव थे, सांसद थे रहे ये, उसके बाद उदय प्रताप सिंह सांसद रहे, ये सब मुलायम सिंह के बहुत करीबी थे और मुलायम सिंह को बहुत स्नेह करते थे। यादव महासभा बहुत बड़ी ताकत रही है मुलायम सिंह यादव को। अखिलेश यादव के आने के बाद यादव महासभा कई धड़ों में बंट गया। आप याद करिए कि कुछ साल पहले जब ये मैं जिनकी चर्चा कर रहा था, हरमोहन सिंह यादव की, उनकी पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम हुआ था, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़े थे जी। मतलब यादव महासभा भी प्रधानमंत्री की तरफ उम्मीदों से देख रहा, बीजेपी की तरफ उम्मीदों से देख रहा। यादव महासभा बिखर चुका है। 3 मार्च को मोहन यादव फिर लखनऊ आ रहे हैं। एक यादव मंच नया बन गया है, जो बार बार अखिलेश यादव को चिढ़ाता है कि आप राम मंदिर पर क्यों नहीं बोलते हैं, आप श्री कृष्ण जन्मभूमि को, तो आप श्री कृष्ण को अपना भगवान मानते हैं, वहां क्यों नहीं दर्शन करने जाते हैं। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी नारा भी चल रहा है पंकज जी, यादव चला मोहन के साथ इस कार्यक्रम को लेकर। जी हाँ, बिल्कुल, सोशल मीडिया पर और इस तरह के होर्डिंग बैनर लगाए जा रहे हैं। 3 तारीख को आएंगे मोहन यादव, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी उस कार्यक्रम में रहेंगे, बीजेपी के बाकी नेता भी रहेंगे। तो एक तो यादव महासभा धड़े को ना अलग अलग बांट दिया गया। आज की तारीख में यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं यादव महासभा के, वो है अरुण यादव। शालिनी यादव जो बनारस से चुनाव लड़ी थी समाजवादी पार्टी से, याद होगा ना आपको? जी जी जी। वो शालिनी यादव अब बीजेपी में है, उनके पति हैं अरुण यादव, वो भी बीजेपी में है। यानी यादव महासभा धीरे धीरे बीजेपी की तरफ जा रही है। उस पर मुलायम सिंह और परिवार का यानी अखिलेश यादव की पकड़ कमजोर होती जा रही है। और एक तरीके से माना जाता है कि यादव महासभा के इशारे पर लोग उनकी बात को मानते हैं। अगर यादव महासभा कह रहा है कि बीजेपी अच्छी है, तो फिर आप सोचिए कि आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल होने वाले हैं। ये एक खतरे की घंटी है समाजवादी पार्टी के लिए और अखिलेश यादव के लिए। बिल्कुल, एक खतरा तो कह सकते हैं कि टाल लिया है कांग्रेस के साथ गठबंधन करके। मुस्लिम वोट बैंक का जो खतरा था कि वो बढ़ सकता है, पर अब ये सेंधमारी यादव वोट बैंक में हो रही, तो एक नया चैलेंज उभरा है अखिलेश यादव के सामने। जी हाँ, बिल्कुल। और देखिए, हर कोई आदमी सत्ता के साथ बने रहना चाहता है। लंबा अरसा हो गया है, मतलब धीरे धीरे जो सत्ता से पार्टी दूर रहने लगती, तो उसके समर्थक कार्यकर्ता टूटने लगते हैं। बिल्कुल। और यादव, जिसको कहा जाता था कि सबसे पक्के और कट्टर समर्थक, अगर वो टूटने लगेंगे तो फिर बचेगा क्या अखिलेश यादव के पास या समाजवादी पार्टी के पास? मुस्लिम, आपने बिल्कुल सही कहा, मुस्लिम वोटरों के लिए इन्होंने उन दोनों से गठबंधन किया। आप देखिए ना कि कैसे मुस्लिम वोटों में बंटवारा हो जाता है आजमगढ़ के उपचुनाव में, उसका डर था। और इसीलिए कांग्रेस समाजवादी पार्टी तमाम मतभेदों के बावजूद एक हुई है। और अब ये नई मुसीबत आ रही है कि बीजेपी यादव वोट को लेकर उनके पिच पर बैटिंग करने पहुंच चुकी। बिल्कुल, तो लगातार उत्तर प्रदेश है, राजनीति है, चुनाव है, तो चुनौतियां तो आएंगी ही। बाकी जो भी खबरें आएंगी, खास तौर पर जो लिस्ट चर्चा में है कि जल्द ही भारतीय जनता पार्टी की एक लिस्ट आने वाली है, कुछ चर्चित सीटों के बारे में पंकज जी ने जिक्र किया, तो जब लिस्ट आती है या और कुछ जानकारी आती है तो वो भी आप तक हम पहुंचाएंगे। बाकी उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े हर ऐसे ही मसले पर आपसे लगातार हम रूबरू होते रहेंगे। पंकज जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी दर्शकों का धन्यवाद।